में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों टॉपिक किस टॉपिक से उठाती है। जो टॉपिक हमारे पास रहने वाला है वही यूएनओ से रिलेटेड रहने वाला है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस सब्जेक्ट से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर देखते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। तो उससे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियों को देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो बात यह है कि इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता। ठीक है, तो दोस्तों जो यूएनओ की आवश्यकता पड़ी वो क्यों पड़ी, क्या कारण था कि यूएनओ की आवश्यकता पड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड हम कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1914 से 1918 के मध्य, 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो अपार जनधन की हानि होती है। सभी जानते हैं युद्धों में तो हमेशा विनाश होता है। अपार जनधन की हानि हुई तो संपूर्ण वर्ल्ड ने ये सोचा, वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट देश थे उन्होंने फैसला लिया कि आगामी आने वाले समय में इस वार जैसी कोई दूसरा वार न हो, इस लड़ाई जैसी दूसरी लड़ाई ना हो, क्योंकि इस वार में अपार जनधन की हानि हुई। तो एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। ठीक है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई ताकि आने वाले समय में जो युद्धों उससे विनाश होने वाला है उसको रोका जा सके। ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना की गई युद्धों को रोकने के लिए। तो फिर इसके बाद आप जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ था 1939 से 45। जब 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार हो चुका है तो अब देखने वाली बात यह है कि जो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, इसको जो जिम्मेदारी दी गई थी, तो उस जिम्मेदारी तो ये थी कि ये सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो। लेकिन जब इसने अपना काम सुचारू रूप से नहीं किया और सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो अब इसकी तो आवश्यकता नहीं रहेगी। सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो लीग ऑफ नेशन की तो आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी गई थी, जिस संस्था को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, और सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो उसके बाद इसका तो महत्व समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या किया जाता है, ये सोचते हैं कि इस संस्था को थोड़ा, लीग ऑफ नेशन जो है इसको थोड़ा डेवलप किया जाए। ठीक है, और डेवलप करके इसका नाम भी चेंज किया गया यूएनओ। इसका नाम जो किया गया वो यूएनओ किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब यूएनओ को जिम्मेदारी दी गई कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकंड हो गया, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, विश्व युद्ध ना हो, इसकी जिम्मेदारी अब किसकी है? युद्धों को रोकने की जिम्मेदारी यूएनओ की है, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है, संयुक्त राष्ट्र संघ की है। हालांकि देखने लायक बात है, अभी तक तो इसने अपना कार्य सुचारू रूप से किया है। ठीक है, अभी तक तो इस संघ ने अपना कार्य सुचारू रूप से किया है, लेकिन आने वाले समय में देखते हैं किस प्रकार से। हालांकि सभी देशों के पास अब लगभग जो इम्पोर्टेंट देश हैं, बड़े देश हैं, सभी देशों के पास अपने अपने परमाणु हथियार हैं, और निश्चित रूप से यदि थर्ड वर्ल्ड वार होता है, तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो अपार जनधन की हानि होगी और अनुमान नहीं लगाया जा सकता कितना नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इस यूएनओ की स्थापना जो की गई है वो वर्ल्ड वार को रोकने के लिए की गई है। अब क्या है कि इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में, इस यूएनओ से जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आता है क्वेश्चन यूएनओ की जो पहली आम सभा हुई थी, पहली जो आम सभा हुई थी वह 10 फरवरी 1946 को हुई थी। 10 फरवरी 1946 को जो पहली आम सभा हुई थी, लंदन में हुई थी। लंदन में पहली आम सभा कहाँ पर हुई थी? लंदन में। और लंदन में एक स्थान है जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर।
वेस्टमिंस्टर नामक स्थान पर ये सभा हुई थी। ठीक है, हालांकि ये लोकल सभा थी, ठीक है, आम सभा थी। इसके बाद इसके जो यूएनओ का दिवस मनाया जाता है, हालांकि पावर जो दी गई थी इसको 24 अक्टूबर 1945 को, इसको जो पावर देनी थी वो 24 अक्टूबर 1945 को दी गई। यानी कि इसका जो जन्म दिवस मनाया जाता है एक तरीके से, वो 24 अक्टूबर 1945 को मनाया गया था और 24 अक्टूबर को यूएनओ डे घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसको जिम्मेदारी दी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले समय में वर्ल्ड वार ना हो और साथ ही साथ विश्व में शांति स्थापित रहे। ठीक है, इस प्रकार की भी इसको जिम्मेदारी दी जाती है। तो क्या होता है इसके बाद, इसका एक महासचिव बनाया जाएगा। भाई कोई भी जब हम संस्था बनाते हैं तो उसका हेड बनाते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी एक महासचिव बनाया गया। और महासचिव जो बनाया गया वो किसको बनाया गया, ट्रिगवेली नाम के व्यक्ति को महासचिव बनाया गया, जो कहाँ से रिलेटेड था, नॉर्वे देश से रिलेटेड था। ठीक है, ट्रिगवेली को बनाया गया जो कि नॉर्वे देश से रिलेटेड था। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आता है कि यूएनओ का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया, तो ट्रिगवेली को बनाया गया, जो कि कहाँ से रिलेटेड थे, नॉर्वे देश से संबंधित थे। ठीक है, अब देखो महासचिव बना दिया। ठीक है, इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। जब हम कोई काम करते हैं कार्यकारी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार से, हालांकि देश तो बहुत हैं, अब जैसे बात करें तो 193 देश हैं, 193 देश जो हैं वो यूएनओ के सदस्य हैं। 193वां देश जो बना है वो दक्षिणी सूडान बना है। दक्षिणी 193वां सदस्य जो बना है वो दक्षिणी सूडान बना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखने वाली ये बात है कि 193 जो देश हैं, ठीक है, तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी होगी, कार्यकारी भाषा भी होगी। जो ये संस्था है, इस संघ संस्था की एक कार्यकारी भाषा होगी, जो जिसका कार्य भाषाओं में किया जाएगा। ठीक है, और वो भाषा निश्चित रूप से ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे देश भी समझें। हमारी एक अपनी कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो लगभग सभी देशों में मान्य होती है। तो फर्स्ट जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, इंग्लिश। यानी कि अंग्रेजी भाषा जो है वो पहली, और दूसरी लैंग्वेज जो है, इसकी दो लैंग्वेज बनाई गई हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, फ्रेंच, दो लैंग्वेज इसकी बनाई गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी बनाई गई है, इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, ये तो जो है वो कार्यकारी भाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं हैं, कार्यकारी भाषाएं, यानी कि जो कार्य होगा वो इन लैंग्वेज के अंतर्गत होगा। ठीक है, कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं, कार्यकारी भाषाएं जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। ठीक है, इसके बाद और भाषाएं बनाई गई हैं जिनको आधिकारिक भाषा बोलते हैं, आधिकारिक लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है वो भाषाएं, इसके सबसे पहले देखो, इसके 5 जो देश हैं वो वीटो पावर वाले देश हैं। वीटो पावर यानी कि निषेधात्मक शक्ति। ठीक है, तो निश्चित रूप से वहां से भी लैंग्वेज उठाई जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसकी जो आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक जो भाषा है इसकी एक तो दो तो ये हो गई, इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, इसके बाद अरबी है, फ्रांसीसी फ्रेंच हो गई, इंग्लिश हो गई, और इसके बाद है स्पेनिश भाषा है और एक चीनी भाषा है। स्पेनिश है, चीनी है, इंग्लिश है, फ्रेंचीज है, एक और रह गई, कौन सी रह गई, इंग्लिश, अरबी, स्पेनिश, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी भाषा। ठीक है, इस प्रकार से एक भाषा रूस की भाषा भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भाषाएं हैं मुख्य रूप से 6 हैं। कौन कौन सी है, इंग्लिश है, फ्रेंचीज है, रूसी है, चाइनीज है, स्पेनिश है और अरबी भाषाएं हैं। इस प्रकार से मुख्य जो कार्यकारी भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं जो हैं वो, आधिकारिक भाषाएं जो है वो 6 हैं, जबकि कार्यकारी भाषाओं की बात करें तो वो 2 हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके बाद बात करते हैं, इसको मिटा लेते हैं एक बार।
और जब हम बोर्ड पे चौक से लिखते थे ना तो मिटाने का एक तरीका होता था, ठीक है। यानी कि कैसे मिटाते, हमेशा ऐसे ऊपर से उस साइड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त है ना चाक का जो डस्ट रहता था वो रहता था। इस वजह से ये सलाह दी जाती थी कि हमेशा ऐसे ऐसे मिटाना चाहिए और पढ़ाते समय ऐसे 45 डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, ठीक है। वो हालांकि आप जब बीएड करते हो तो वह बातें आपको समझाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम जब यूएनओ की स्थापना की गई तो इसके अंदर भी कुछ संस्थाएं बनाई गई, ठीक है। जैसे महासभा के बाद सुरक्षा परिषद, इन सबको अपनी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसके बाद है न्यास परिषद, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाद क्या है, सचिवालय। तो इस प्रकार से ये इसके पार्ट बनाए गए और इन सबको अपने अपने अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। तो किसको क्या जिम्मेदारी दी गई इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं यूएनओ के अंग के बारे में, यानी कि जो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसके अंगों के बारे में, यानी कि इसके अंग कौन कौन से हैं। अब हम जब कोई भी संस्था बनाते हैं तो उसको किसी ना किसी तरह से कार्य को आसान करने के लिए उसके पार्ट बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यूएनओ ने भी इसके पार्ट बनाए हुए हैं, अंग बनाए हुए हैं। कौन कौन से हैं विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो महासभा। क्या होती है महासभा? क्या होती है महासभा? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है थोड़ा सा, महासभा कोई ना कोई बड़ी सभा है और निश्चित रूप से ये इंटरनेशनल स्तर पर सबसे बड़ी सभा इसी को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सभा है वह है महासभा, यानी कि सबसे बड़ी सभा, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें कितने सदस्य होते हैं। सदस्यों की बात करें तो टोटल जो सदस्य इसके अंदर यूएनओ में जो टोटल सदस्य होते हैं 179 193 देश जो बना है, दक्षिण सूडान बना है। तो टोटल इसमें जो सदस्य होते हैं वो 193 होते हैं, ठीक है। और सारे के सारे इसके मेंबर होते हैं, महासभा के मेंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देने लायक है कि जब कोई जैसे कोई प्रस्ताव स्वीकार करना हो, प्रस्ताव पास करना हो, तो उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा ही ये प्रस्ताव पास किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। 2/3 सदस्य प्लस में जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये प्रस्ताव को पास किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, जो इसके टोटल सदस्य होते हैं वो 10 अस्थायी सदस्यों का भी इलेक्शन करते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करते हैं। 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इसके जो भी सदस्य होते हैं टोटल 193, लास्ट में दक्षिण सूडान बना है, टोटल जो सदस्य होते हैं वो 193 जो टोटल सदस्य हैं वो सारे के सारे मिलकर के, ठीक है, जो भी निर्णय लेना होता है वो सारे इस महासभा के अंदर होते हैं। लेकिन जब कोई प्रस्ताव पास करना होता है तो 2/3 सदस्यों के द्वारा और 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं उन सदस्यों की सहमति के द्वारा ही कोई प्रस्ताव को पास किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे बजट के मुद्दे हो गए, बजट हो गया,
संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट भी तो पारित करना पड़ता है, तो बजट से संबंधित कार्य भी इसमें किए जाते हैं। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है उसके सदस्यों का इलेक्शन भी इसी के थ्रू होता है। यानी कि महासभा, कहने का तात्पर्य ये है, ये इसके तहत, इस महासभा के तहत ही सारे कार्य होते हैं। जैसे अपने लोकसभा, राज्यसभा में प्रस्ताव पास करते हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब आगामी कोई कार्रवाई करनी होती है तो यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजा जाता है, तभी आगे की कार्रवाई स्टार्ट होती है दोस्तों, ठीक है। इंटरनेशनल न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का चुनाव यानी कि जजों का जो चुनाव होता है वो भी यहाँ से ही होता है, महासभा के द्वारा ही। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो सदस्य होते हैं, जज होते हैं, जो जज होते हैं उनका भी इलेक्शन इसी के थ्रू होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई अपनी महासभा। इसके बाद बात करते हैं, महासभा के बाद बात करते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, मोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी निर्णय होते हैं ना वो महासभा के द्वारा ही होते हैं, ठीक है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो महासभा के द्वारा ही लिए जाते हैं। सदस्यों का चुनाव हो गया, सदस्यों के कार्यकाल संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो महासभा के द्वारा ही लिए जाते हैं। और इसका काम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सौहार्द की भावना बनाए रखना, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण ना करे, इस प्रकार की ये सब बातों का ध्यान रखना महासभा का ही कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं सुरक्षा परिषद। ये सुरक्षा परिषद क्या होता है? क्या होता है सुरक्षा परिषद? देखिए, इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं वो टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? महासभा में जो टोटल सदस्य होते हैं वो 15 सदस्य होते हैं। अब देखिए, 5 सदस्य तो हमने यहाँ से स्थायी सदस्य लिए हैं, ठीक है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य जो महासभा द्वारा चुन करके आए हैं। टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 15 सदस्य होते हैं। हाँ, जो मेन 5 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जर्मनी है। यानी कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कोई भी जब निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, तो इन पांचों की सहमति आवश्यक है, क्योंकि इनको वीटो पावर दी हुई है। वीटो पावर यानी कि निषेधात्मक शक्ति। किसी भी निर्णय पर ये यदि इनमें से एक भी वोट अपना ना डाले, अपनी वीटो लगा दे, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। और जो इन 10 अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है। इन अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है, जबकि ये परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर जो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, इनके पास वीटो पावर है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं, हाँ एक बात और है, जैसे कोई भी निर्णय लिया जाता है, ठीक है, तो उनमें 9 वोटों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, इस सुरक्षा परिषद में, ठीक है, 9 वोटों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि 5 तो ये सदस्य और 4 इनमें से जो अस्थायी सदस्य हैं, इनमें से टोटल 15 सदस्यों में से 9 वोटों की आवश्यकता पड़ती है, तब यहाँ से कोई प्रस्ताव पारित होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें यही था लगभग, और नाम से स्पष्ट है, सुरक्षा परिषद यानी कि सुरक्षा की जिम्मेदारी संपूर्ण देश की इन्हीं की है। और जैसे कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो इनकी जिम्मेदारी होती है उनकी रक्षा करना, ठीक है दोस्तों। ये वीटो पावर कंट्री होती है। इसके बाद बात करते हैं, अपना महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया। इसके बाद बात करते हैं न्यास परिषद। क्या होता है ये? न्यासी परिषद क्या होता है? इसका क्या कार्य होता है? न्यासी जो परिषद है, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था,
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो लगभग देश इस यूएनओ के सदस्य बन गए थे और स्वतंत्र थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन काफ़ी ऐसे कंट्री हैं जो स्वतंत्र नहीं हैं, यानी कि यूएनओ के सदस्य भी नहीं हैं, ठीक है। तो उन देशों की जिम्मेदारी, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र न रहने वाले देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, जो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है ना, वो न्यास परिषद की है। किसकी है दोस्तों? न्यास परिषद की। सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है इनकी न्यास परिषद की है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें 4 नंबर पे जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। हालांकि छोटे छोटे काम रह गए इनके, बाकी जो मेन है वो महासभा, सुरक्षा परिषद और इंटरनेशनल जस्टिस है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या है? आर्थिक, जैसे दोस्तों किसी भी चीज़ को हम कोरिलेट करते हैं तो उसके नाम में भी कुछ छिपा होता है, ठीक है। तो नाम से भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अब निश्चित रूप से ये कैसे कार्य करेगी? ये निश्चित रूप से वैसे कार्य करेगी जो इकोनॉमी से रिलेटेड और सोशल से रिलेटेड होंगे दोस्तों, ठीक है। और इनके जो टोटल सदस्य हैं वो कितने सदस्य हैं? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में टोटल कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य हैं, ठीक है दोस्तों। और इन 54 सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, इन जो 54 सदस्यों की नियुक्ति होती है वो कितने समय के लिए होती है? तो इन 54 सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो 3 वर्ष के लिए होती है। इन 54 सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो कितने समय के लिए होती है? 3 वर्ष के लिए इन सदस्यों की नियुक्ति होती है दोस्तों। जो इस सदस्य हैं टोटल 54 है और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य 54 है और इनकी नियुक्ति जो होती है वो 3 वर्ष के लिए होती है। और इसका जो काम है वो आर्थिक एवं सामाजिक तरीके से इस संस्था को आर्थिक एवं सामाजिक तरीके से एक प्रकार से इस संस्था की को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो बैठक है वो वर्ष में 2 बार, बैठक जो है वर्ष में 2 बार होती है। इसकी जो बैठक होती है वो वर्ष में कितनी बार होती है? इसकी जो बैठक होती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होनी आवश्यक होती है। हाँ, इमरजेंसी बैठक ही कभी बुला सकता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद है चौथा अपना 5वां इंटरनेशनल जस्टिस फॉर नीदरलैंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? देखिए, जब भी कोई, अब ये तो बात स्पष्ट है कि न्यायालय ही है, ठीक है, लेकिन कैसा न्यायालय है? संपूर्ण विश्व का एक न्यायालय है ये, ठीक है। यानी कि जो भी इंटरनेशनल स्तर के मैटर होते हैं, एक देश का दूसरे देश से संबंध होता है, रिलेटेड होता है, किसी बात पर लेकर कोई क्रिया प्रतिक्रिया देनी होती है, तो यहाँ पर जाते हैं वो लोग, इंटरनेशनल जस्टिस के पास जाते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कहाँ पर है? नीदरलैंड के कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग में है दोस्तों। और जो इसके टोटल सदस्य होते हैं इसके जो टोटल सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड के हेग में है और इसके जो टोटल सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? टोटल जो सदस्य होते हैं वो इसके 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। और इसके सदस्य देशों में से ही इसके जो सदस्य देश होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं वहीं से ये चुने जाते हैं। 2 न्यायाधीश चुने जाते हैं इसके सदस्य देशों में से, ठीक है दोस्तों। यानी कि 15 में से इसके जो टोटल न्यायाधीश होते हैं वो टोटल 15 होते हैं। और प्रत्येक का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। प्रत्येक का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। और प्रत्येक देशों में से कभी किसी देश से तो कभी किसी देश से, इस प्रकार से टोटल 2 सदस्य एक देश से चुने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद उस कार्यकाल हो गया 9 वर्ष। इसके बाद है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जो भी इंटरनेशनल स्तर के झगड़े होते हैं उनका निपटान करने के लिए हमें इंटरनेशनल जस्टिस के पास जाना पड़ता है और इसका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष होता है। इसके बाद है सचिवालय, नाम से देखो स्पष्ट होता है, सचिवालय यानी कि जो भी कार्य होंगे, ठीक है,
ऑफिस एक तरीके से OFFICE ऑफिस, यानी कि जो भी कार्य होते हैं, दिन प्रतिदिन के कार्य जो होते हैं वो सचिवालय में होते हैं। और इसके सदस्यों की संख्या की बात करें, इसमें जो टोटल काम करते हैं कर्मचारी, उनकी बात करें तो लगभग 10,000 कर्मचारी इस सचिवालय में काम करते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या दोस्तों, ठीक है। 10,000 कर्मचारी इस सचिवालय में काम करते हैं। और इस महासचिव होता है, एक सचिवालय का एक महासचिव होगा। बान की मून वर्तमान में महासचिव है, ठीक है। सचिवालय में एक महासचिव होता है, एक उप सचिव होता है, इस प्रकार से। और इसके जो यूएनओ का जो मुख्यालय है उसकी बात न्यूयॉर्क में हो। कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और सचिवालय की जो सचिव की, महासचिव की जो नियुक्ति की जाती है वो कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से लगभग हमने समझने और समझाने का प्रयास किया कि जो यूएनओ है उसके कौन कौन से अंग हैं। यूएनओ के मुख्य रूप से बताया गया है कि 5 अंग हैं, ठीक है दोस्तों। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है, सुरक्षा परिषद है, ठीक है, न्यासी परिषद है। तो इस प्रकार से टोटल इसके अंगों के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की। और दोस्तों हमेशा लगभग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा उठते हैं, ठीक है। और लगभग यहाँ से चांस होते हैं 1 या 2 नंबर हमारे पक्के होने के। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।